दोस्तों नमस्कार। इस समय भारत में आम चुनाव की शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ दुनिया में बहुत सारी जगह पे हाहाकार मचा हुआ है। आप यूक्रेन और रशिया की बात देख लें, साउथ चाइना सी में टेंशन देख लें, इजराइल और ईरान के कारण पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है, यूक्रेन के कारण पूरा यूरोप परेशान है और अमेरिका हर जगह दखल दे रहा है क्योंकि उनका स्टेक हर जगह पे है। ऐसी स्थिति में भारत शांतिपूर्ण तरीके से अपने यहाँ पे आम चुनाव करवा रहा है। ये स्थिति बहुत कुछ बताती है। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि जिस तरह से दुनिया में हालात बदल रहे हैं, और जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरे ब्लॉग पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कोविड के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। कारण बहुत सिंपल था कि उसके कई कारण हैं जिसके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आएगा उसका सबसे ज्यादा अगर लाभ कभी किसी देश को मिलने वाला है तो वो होगा भारत। उसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसी स्थितियां बनेंगी, ये मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों कुछ जो वास्तविक स्थितियां हैं उसके बारे में आज हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आज भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है एज ए कंट्री, और जहां पे आबादी ज्यादा होती है वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होती है, और उस बाजार को जहां पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन होती है उस बाजार को पाने के लिए हर देश, हर कंपनी, हर व्यक्ति लालायित रहता है। अब आप इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में अभी तक हर व्यक्ति ये देखता था कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, वगैरह वगैरह। और यही कारण था कि करीब 20-25 साल पहले हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको हम कहते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि दुनिया किस तरह से व्यापार करेगी ये कानून वो संस्था बनाएगी। अगर आप उसकी हकीकत समझें तो आपको पता लगेगा कि वो कानून बनाए थे यूरोपियन कंट्रीज ने, ये सोच के कि आने वाले कम से कम 25 से 50 साल दुनिया की अर्थव्यवस्था पे वो अपना अधिकार जमा लेंगे। शायद उनकी जो कैलकुलेशन थी, उनकी जो गणनाएं थी, वो उतनी सटीक नहीं रही क्योंकि दुनिया में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली। 2000 में जब पूरी दुनिया में WTO लागू हुआ, अभी वो अपने आरंभिक दौर में था, तो 2008 का, जिसको लेमन ब्रदर्स क्राइसिस बोलते हैं, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में एक भयंकर त्रासदी हुई। बहुत सारी चीजें बदली और बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए। उस चक्कर में बहुत सारी कंपनियों के शेयर प्राइसेस गिरे, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में और पूरी दुनिया में, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव आया। इसी तरह से कमोडिटी मार्केट जो बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी 2008 तक, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई, जिसके कारण चाइना ने बहुत सारी दुनिया में उस गिरते हुए बाजार में माइनिंग सेक्टर में अपनी अच्छी पकड़ बना ली, जो कभी भी यूरोप और अमेरिकन नहीं चाहते थे। इसका कारण यह था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कोई और दादागिरी करे, कोई और दिशा निर्देश बनाए। ये कैलकुलेशन उनके हालात से बिगड़ी। उसके बाद स्थितियां थोड़ी बहुत सुधरी। अब 2008 से लेकर आप 18-19 तक आए, करीब 10 साल आपने अपने आप को स्टेबलाइज किया, ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे। फिर 2019 में कोविड, 2019 के आखिर में, और 2020 और 21 पूरी तरह से कोविड के हवाले हो। और जिस तरह से दुनिया में हाहाकार मचा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सारा ट्रेड खत्म हो गया, जो एग्जिस्टिंग इक्वेशंस थी इकोनॉमी की वो सब डिस्टर्ब हो गई। लेकिन कोविड ने जो एक अच्छा काम किया, जिसके कारण आज पूरे विकसित देश में, खासकर यूरोप और अमेरिका में प्रॉब्लम्स हैं, इवन काफी हद तक चाइना में प्रॉब्लम है,
उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि हर देश ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ सोचना शुरू किया, क्योंकि जब पूरी दुनिया बंद थी, व्यापार नहीं हो रहा था, तो आप चीजें कैसे लाएंगे, कैसे अपने राज्य में या अपने देश के अंदर लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो छोटी बड़ी जो जरूरत की चीजें थी, लोगों ने अपने देश में बनाना शुरू किया, जो वो बना सकते थे उन्होंने बनाई। इसके कारण हुआ ये कि जो पहले कंपनियां बाजार में स्थापित थी कोविड से पहले, उनकी जगह नई कंपनियों ने ली। और स्थिति क्या हुई कि वहां पे जो इंपोर्ट होता था उसका बाजार घटा, और जो आसपास के देश थे उनमें एक दूसरे के बीच में समन्वय बढ़ा। एक क्लासिकल एग्जाम्पल हमारा कोविड वैक्सीन, जिसने पूरी दुनिया के करीब 160 देशों के आसपास लोगों को वैक्सीन दी, और उस वैक्सीन को जिसको दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि शायद दुनिया की जो 3-4 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उस वैक्सीन को बनाएंगी और पूरी दुनिया में लूट मचाएंगी, जैसा अक्सर हुआ। जिस तरह से फाइजर ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी और बाकी देशों को दबाव डाला कि वो क्यों फाइजर की दवाइयां खरीदें, लेकिन जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत के वैक्सीन इंडस्ट्री ने आगे बढ़ के भारत सरकार की जरूरतों का साथ दिया और सरप्लस को हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री के नाम से, वैक्सीन फ्रेंडशिप के नाम से पूरी दुनिया में पहुंचाई, वो दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वैक्सीन के रूप में आज जानी जाती है। कोविड क्राइसिस के कारण जो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी हुई, भारत का स्टेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड को, चाइना को, जो भारत के प्रतिद्वंदी हैं, ये चीजें उनको समझ में नहीं आई। उनके लिए उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये सब आउट ऑफ कंट्रोल था। अभी वो इस चीज को समझ ही पाते, यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। आज करीब 2 साल हो गए इस बात को, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई होती। इस कारण से पूरी की पूरी जो यूरोपियन अर्थव्यवस्था है, जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए रशिया पे निर्भर थी, उन्होंने उसको छोड़ के महंगा ऑप्शन अपनाना शुरू किया। इसके कारण यूरोप की स्थिति और खराब हो गई। इसके कारण वहां पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, जो फैक्ट्रीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो नहीं बढ़ा। बहुत सारे बड़े उद्योग शिफ्ट होके चाइना चले गए और वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होना था उसमें कमी आई। एम्प्लॉयमेंट की चैलेंजेस हुई, और उसके साथ साथ जो वहाँ डेमोग्राफी है, जो एजिंग पॉपुलेशन है, उसने ओवरऑल यूरोप को एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बना दी। जब यूरोप स्टैग्नेंट हो गया तो चाइना से बहुत माल यूरोप जाता था, तो चाइना में उसका असर पड़ा। अमेरिका से बहुत माल यूरोप जाता था, उसका असर अमेरिका में पड़ा। तो अमेरिका और चाइना में स्थिति नाजुक हुई, क्योंकि वहां पे जो रफ्तार थी इकोनॉमी की वो स्लो डाउन हुई। दूसरी तरफ भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत करी, और बहुत सारी जगह पे ये कोशिश की गई कि हम आयात पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि हमें इस बात की समझ आ गई कि अगर कोविड जैसी स्थिति दोबारा होती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर नहीं हो सकते। क्योंकि बाकी जो छोटे देश हैं वो तो 5, 10, 50 कंटेनर खरीद के गुजारा कर लेंगे, लेकिन 140 करोड़ का देश कुछ 100 कंटेनर से गुजारा नहीं कर पाएगा। और यही कारण था कि भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करी, जिससे हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। पहले ही यूरोप के कारण चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जा रही थी। अब भारत ने जब आत्मनिर्भरता का असर किया, अपने यहाँ पे अपनाया उस पॉलिसी को, ये और समस्या पैदा करने लगा दूसरे देशों की, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। हर देश, हर व्यापारिक संस्था भारत को बाजार के रूप में देखते हैं, मतलब कि भारत सिर्फ खरीदे, एक्सपोर्ट भी ना करे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उन सबके सामने खड़ी हो गई। इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत में आए जो भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाए, क्योंकि अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो वो माल किसको बेचेंगे? उनके लिए तो भारत एक बाजार था। इसलिए उनको एक ऐसा पॉलिसी एनवायरनमेंट चाहिए था, ऐसे नेता चाहिए थे जो रिश्वत लेके, करप्शन करके उनके हिसाब से पॉलिसियां बनाए। लेकिन शायद मोदी सरकार में ये बात उन तक उनके हिसाब से नहीं हो रही थी।
इसीलिए उनके लिए मोदी और मोदी सरकार एक समस्या बन गई। अभी तक वो अपने उस सिस्टम को संभाल ही पाते कि कोविड से निकले, यूक्रेन की स्थिति को जब तक वो समझ पाते, एक नया तमाशा गाजा में शुरू हो गया। और गाजा का तमाशा इतना हुआ कि अगर आप करीब 6 महीने की बात देख लें, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि गाजा के अलावा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे और कोई न्यूज है भी नहीं। इवन साउथ चाइना सी का जो टेंशन बढ़ रहा था वो भी काफी हद तक बैकग्राउंड में चला गया। और अब जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा है और दूसरी तरफ नेटो यूक्रेन के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, ये कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि पूरी दुनिया इस समय बड़ी विचित्र स्थिति में, और हर देश चाहता है कि भारत उसके पीछे खड़ा हो, भारत उसके साथ खड़ा। लेकिन भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ने सबको दुखी कर रखा है, क्योंकि उनको ये पता है कि भारत सबसे मुद्दे की बात करेगा और ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करेगा। तो पहले था इकोनॉमिक रीजन, जो भारत का आत्मनिर्भरता का एजेंडा था, वो दुनिया को पसंद नहीं आया, खासकर विकसित देशों के, जिनके यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिनकी फैक्ट्रियों का माल भारत में बिकना चाहिए था, अब वो उतना नहीं बिक पा रहा है, वो उतना एक्सपोर्ट भारत नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ राजनयिक मुद्दे, वैक्सीनेशन के बाद और G20 के बाद, और जिस तरह से भारत ने कोविड के बाद अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक डेवलपमेंट को दुनिया के सामने रखा, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कई बड़े काम हुए, चाहे वो इवैक्यूएशन था स्टूडेंट्स का या और कहीं पे क्राइसिस था, भारत ने दौड़ के वहां पे जो हेल्प करी, इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्टेचर बहुत बढ़ गया। तो एक आर्थिक कारण और दूसरा राजनीतिक कारण, या आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी के कारण, राजनयिक कारणों से भारत का स्टेचर काफी बढ़ा। इसकी समस्या ये हुई कि पूरी दुनिया में जो बड़े देश थे उनको लगा कि अब भारत को ही कंट्रोल करना जरूरी है। अगर मोदी को खुली छूट दे दी तो अगले 5 साल में ये हमारे लिए और समस्याएं खड़ी करेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि आजकल आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल या इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मोदी के खिलाफ अगर प्रचार किया गया तो जो लोग मोदी के कट्टर समर्थक नहीं हैं, जो फेंस सेटर्स हैं, जो मिडिल क्लास है, जो कंफ्यूज स्टेट में है, वो शायद मोदी को वोट ना दे। लेकिन जो लोग मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उनकी मजबूरियां कुछ और हैं। उनकी मजबूरियां ये हो गई हैं कि उनको मोदी के अल्टरनेट में ऑपोजिशन में कोई लीडर आज तक नहीं मिला, और जब उनको अपोजिशन में कोई लीडर नहीं मिला तो फिर वो आइडियोलॉजी और हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपना कैंपेन और एग्रेसिवली हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिल गया। और यह जो वोट कंसोलिडेशन है, शायद इसका असर हमें चुनाव रिजल्ट्स पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज स्थिति ये है कि भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और अब मोदी ने तो बोल दिया है कि 2047 में भारत विकसित देश बनेगा। अब वक्त कितना रहा है? अगर आप देखें तो मुश्किल से 22-23 साल। अगर आप चुनाव और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर आप उनको छोड़ दें तो करीब टेक्निकली अगर आप सैटरडे संडे भी निकाल दें तो करीब 20 साल का ही टाइम आपके पास बाकी। 20 साल के अंदर आपको देश को विकसित करना है। क्या हो पाएगा? और जिस तरह से मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आईटी सिस्टम्स, ई गवर्नेंस और नई टेक्नोलॉजीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा सबसे बड़ा आयात का सिरदर्दी है वो है पेट्रोलियम, उसका अल्टरनेट चाहे वो ईवीज के माध्यम से या हाइड्रोजन के माध्यम से प्रमोट करने की, या इथेनॉल के माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश करी है। इससे भी दुनिया को परेशानी है कि अगर भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाता है तो भारत की रफ्तार कोई रोक नहीं पाएगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया
ऐसा कोई नेता भारत का प्रधानमंत्री नहीं चाहती जो भारत के लिए राष्ट्रीयता की बात करे, आत्मनिर्भरता की बात करे। और हमारे देश में ऐसे उनको बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं जो पैसे लेके भारत के खिलाफ, भारत की आत्मनिर्भरता के खिलाफ जो एजेंडा है उसको डिरेल करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब तो देश की जनता को सोचना है कि हमें किसका साथ देना है, आत्मनिर्भर भारत का या विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाले नेताओं का। ये चुनाव जनता का है, ये चुनाव आपका भी है, क्योंकि आप भी इस देश के वोटर हैं। अभी शायद आपको भी वोट देना बाकी है। इसीलिए ये चर्चा महत्वपूर्ण है कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आत्मनिर्भर भारत पे पूरी तरह से कमिटेड हो। अगर आज भी हम क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेते हैं तो ये भारत की आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसके लिए जो प्लान और कमिटमेंट चाहिए वो एक विजनरी लीडर ही कर पाएगा। अब देश की जनता किसको चुनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सरकार है भारत में, जो उस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, जो भारत को बाजार की तरह देखती थी और जो नहीं चाहती थी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेटस बढ़े, वो उससे खुश नहीं है। फोटो खिंचवाएंगे, G20 में आएंगे, गले भी मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर भीतर घात भी करेंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों? कौन देश चाहते हैं कि भारत तरक्की करे? और अगर ये चुनौती है तो इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, भारत की जनता को क्या करना चाहिए? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।